हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डेटा पाइपलाइन में। ये मेरा 5th वीडियो है। पिछले वीडियो में मैंने स्पार्क के इंटरनल आर्किटेक्चर को समझाया था। इस वीडियो में भी मैं स्पार्क के इंटरनल आर्किटेक्चर को ही समझाने वाला हूं, मगर इस बार मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा और बहुत सारे टॉपिक जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनको भी कवर करूंगा, जैसे कि लेजी एवोल्यूशन क्या होता है, डैग से रिलेटेड चीज़ें होंगी इसमें, और कैटलिस्ट ऑप्टिमाइज़र को भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले स्पार्क एप्लीकेशन सबमिट होता है। स्पार्क एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद ड्राइवर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ड्राइवर प्रोग्राम स्पार्क सेशन या स्पार्क कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाता है। अगर आप स्पार्क का लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तब स्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज स्पार्क कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ड्राइवर प्रोग्राम और स्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेजी एवोल्यूशन। लेजी एवोल्यूशन जनरली इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, तो उसे समझना बहुत जरूरी है। स्पार्क में जितने भी मेथड है वो या तो एक्शन है या ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन वो मेथड होते हैं जो डेटा पे लगाने के बाद डेटा में कुछ चेंजेस आता है, और एक्शन वो मेथड है जो रिजल्ट या आउटपुट देते हैं। तो लेजी एवोल्यूशन का कंसेप्ट ये कहता है कि स्पार्क कोड को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि उसे कोई एक्शन मेथड ना मिले। कहने का मतलब ये है कि स्पार्क का कोड अगर हमने कोई सबमिट किया है तो स्पार्क उसे रीड करता जाएगा और लीनेज बनाता जाएगा, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन को रीड करता जाएगा और उनका लीनेज बनाता जाएगा, और वो तब तक बनाता रहेगा जब तक कि कोई एक्शन मेथड ना मिले। एक्शन मेथड मिलने के बाद ही स्पार्क उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है लेजी एवोल्यूशन। एक बार एक्शन ट्रिगर हो गया, इसके बाद कोड कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर में चले जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर का इंटरनल आर्किटेक्चर है, जहां एसक्यूएल क्यूरी और डेटा फ्रेम एज ए इनपुट है यहाँ पर। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कोड कई फेज से पास हो रहा है, जैसे अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान, ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान, फिजिकल प्लान, कॉस्ट मॉडल, और लास्ट में हमें सेलेक्टेड फिजिकल प्लान एज ए आउटपुट मिल रहा है। पहले फेज में अनरिजॉल्व लॉजिकल प्लान में कोड का सिंटेक्स चेक किया जाता है। अगर सब सही रहा तो फिर लॉजिकल प्लान फेज स्टार्ट होता है। इस फेज में स्पार्क कैटेलॉग के हेल्प से चेक करता है कि जो भी हमने कॉलम नेम और टेबल नेम दिया है वो सभी एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं। अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट फेज होता है ऑप्टिमाइज्ड लॉजिकल प्लान। इस प्लान में स्पार्क कोशिश करता है कि वो अपने एंड से ही कोड को जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो सके उतना ऑप्टिमाइज कर दे। इसके लिए स्पार्क इन तरीकों का इस्तेमाल करता है। पहला है प्रेडिकेट पुश डाउन, दूसरा है प्रोजेक्शन प्रूनिंग, और तीसरा है जॉइन रीऑर्डरिंग। प्रेडिकेट पुश डाउन में स्पार्क कोशिश करता है कि जो भी फिल्टर कोड में लगे हुए हैं उनको डेटा सोर्स के पास ही लगा दिया जाए। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो अगर हमारे डेटा स्टोरेज पर है और हम वहाँ से डेटा फैच करके मेमोरी में ला रहे हैं, तो स्पार्क कोशिश करता है कि जो भी फिल्टर है वो स्टोरेज के पास ही लगा दिया जाए, जिससे मेमोरी में बहुत कम डेटा लोड हो, या जो वही डेटा लोड हो जिसकी ज़रूरत है, गैर जरूरी डेटा मत लोड हो। इससे मेमोरी का लोड कम होता है। दूसरा है प्रोजेक्शन प्रूनिंग। इसमें स्पार्क कोशिश करता है, या कहूँ कि स्पार्क उन कॉलम्स को डिलीट कर देता है जिनकी ज़रूरत आगे नहीं है। अगर हमारे पास कोई डेटा फ्रेम है या है जिसमें 50 कॉलम्स है मगर आगे सिर्फ 3 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, तो स्पार्क बाकी के 47 कॉलम्स को यहाँ से हटा देगा और वो मेमोरी में लोड नहीं होंगे, जिससे मेमोरी का लोड काफ़ी कम हो जाएगा और कोड काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा। तीसरा है जॉइन रीऑर्डरिंग। इसका टारगेट ये रहता है कि जितने भी जॉइन है उनको ऐसा रीऑर्डर किया जाए कि कोड भी ऑप्टिमाइज हो जाए पर जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज मत हो। इन 3 तरीकों से स्पार्क कोशिश करता है कि कोड जितना ज़्यादा हो सके ऑप्टिमाइज हो जाए। इस ऑप्टिमाइज्ड कोड को का यूज़ करके स्पार्क कई फिजिकल प्लान्स बनाता है और इन फिजिकल प्लान्स को कॉस्ट मॉडल पे भेज देता है। कॉस्ट मॉडल का टारगेट ये होता है कि वो कोई एक ऐसा प्लान सेलेक्ट करे जो कम रिसोर्स यूज़ करे और एग्जीक्यूशन का टाइम भी कम ले। इसके बाद
स्पार्क किसी एक फिजिकल प्लान को सेलेक्ट कर लेता है जो सबसे बेस्ट होता है, और इस तरह से कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर हमें एक सेलेक्टेड फिजिकल प्लान रिटर्न करता है। फिजिकल प्लान का आगे दो जगहों पर यूज होता है। पहला टंगस्टन इंजन, जिसे यहाँ मैं टी से दिखा रहा हूँ, और दूसरा डेक शेड्यूलर, यहाँ जिसे मैं डी से दिखा रहा हूँ। इसे आगे एक एक करके समझते हैं। टंगस्टन इंजन बेसिकली स्पार्क कोड को और भी ज़्यादा फास्ट बनाने का काम करता है। ये सारे छोटे छोटे स्मॉल टास्कों को या स्मॉल इंस्ट्रक्शन को आपस में कंबाइन कर एक कर देता है और कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जावा गार्बेज कलेक्शन का उपयोग कम हो जाता है, और उसके बाद इस बाइट कोड को एग्जीक्यूटर को दे देता है, जो आगे टास्क के साथ यूज किया जाता है। फिजिकल प्लान डेक शेड्यूलर में भी सबमिट होता है। डेक शेड्यूलर फिजिकल प्लान को स्टेजेस में ब्रेक कर देता है। एक स्टेज के अंदर कई टास्क होते हैं जिन्हें टास्क सेट कहा जाता है, और इस टास्क सेट का हर एक टास्क केवल एक ही पार्टीशन के ऊपर अप्लाई होता है या उस एक ही पार्टीशन के साथ वर्क करता है। जब ऐसा कोई ऑपरेशन लगता है जिसकी वजह से शफलिंग हो, तब अगला स्टेज क्रिएट हो जाता है, और उसमें भी वही रूल होते हैं, यानी कि टास्क सेट होता है और हर एक टास्क एक ही पार्टीशन के साथ वर्क करता है। जब ये डैग बन जाए तब डैग शेड्यूलर इसे टास्क शेड्यूलर को दे देता है, और टास्क शेड्यूलर टास्क सेट को क्लस्टर मैनेजर के हेल्प से एग्जीक्यूटर तक पहुंचाता है, और साथ में कोई टास्क फेल होने पर उसे रीस्टार्ट करने का भी काम टास्क शेड्यूलर ही करता है। इस प्रोसेस का आखिरी स्टेप होता है कोड का एग्जीक्यूशन। तो टंगस्टन इंजन से आया हुआ बाइट कोड भी एग्जीक्यूटर में पहुंचता है, और टास्क शेड्यूलर से आया हुआ टास्क भी एग्जीक्यूटर में पहुंचता है, और एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर टास्क ये बताता है कि करना क्या है, और बाइट कोड ये बताता है कि एक्चुअली वो होना कैसे है। तो इस तरह ये पूरा फ्लो चलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।